ये नियम इतना लिख देना और ये फार्मूला लिख देना, आपका भाई 3 नंबर एकदम फिक्स हो जाएगा और ये क्वेश्चन तैयार ही कर लेना। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की पूरी बुक का। जो आपका 5 इंपॉर्टेंट नियम होते हैं वो कौन से नियम है जो आपके एग्जाम में 2025 यूपी बोर्ड में आने ही आने वाले हैं। तो आज इन सबको कर लेते हैं मक्खन कि कौन से नियम है। फॉर एग्जाम्पल राउल्ट का नियम, कोलराउस का नियम, सेटजैफ का नियम, मार्कोनी का नियम। तो ये सारे जो नियम है ये कितने ज्यादा आईएमपी हैं, तो इसको आज करेंगे मक्खन। तो चलिए शुरू करते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से इसको सीखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो नियम है बच्चों वह इस प्रकार से नियम है। पहले नंबर पर हमारे जो आईएमपी क्वेश्चन है भाई वो कौन सा है, कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम आपके एग्जाम में आने ही आने वाला है, ये टॉपिक फिक्स होता है। तो इसे आज कर लेंगे तैयार। बहुत ही सिंपल सा नियम है। ये सिंपल सा नियम ये कहता है कि अनंत तनुता पर, ये क्या भाई, लेमडा को बोलते हैं तनुता। अनंत तनुता पर, तो अनंत का सिंबल क्या भाई ऐसे लगा देंगे। अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट, वैद्युत अपघट क्या है एम, कि मोलर चालकता, मोलर चालकता क्या भाई एम। ये जो है इसके धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकताओं के बराबर होता है। जो एम है एक बार धनात्मक ले लेंगे और एक बार इसको क्या ले लेंगे भाई, एक बार इसको ले लेंगे ऋणात्मक। ठीक है सर, ऐसे तो समझ में आया नहीं, तो एक एग्जाम्पल ले लेते ना भाई। तो इसका क्या ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल जो आपके दैनिक जीवन में आपने देखा नहीं, नमक हम लोग खाते हैं तो जो NaCl है उस NaCl को ले लेते हैं यहाँ NaCl। अब ये जो NaCl है इसमें Na को तोड़ेंगे और Cl को तोड़ेंगे, Na आपका प्लस हो जाएगा और Cl क्या हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, जो सेम है ऐसे सेम रख देंगे। Na क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है भाई, पॉजिटिव है, और इसके बाद में प्लस Cl को एक तरफ लगा देंगे। तो यहाँ पर अनंत तनुता पर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। राइट, तो परिभाषा यहां से आपकी बन करके आ जाएगा। अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। जी हाँ, यही तो लिखा भाई। इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों, ठीक है, इसको क्या है, ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। ये नियम इतना लिख देना और ये फार्मूला लिख देना, आपका भाई 3 नंबर एकदम फिक्स हो जाएगा और ये क्वेश्चन तैयार ही कर लेना। कोलराउस का नियम हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, समझ आया। तो बहुत अच्छे तरीके से इसका बच्चों देख लेते हैं। अब दूसरा जो नियम है वो कौन सा नियम है भाई, तो दूसरा जो नियम है भाई सेटजैफ का नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेटजैफ का नियम। किस तरीके से सेटजैफ का नियम बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि सेटजैफ के नियम पर टिप्पणी कीजिए। तो सेटजैफ का नियम का टिप्पणी और इसके नियम को फॉलो करके आपका जो एल्कोहल होगा उसको हमें किस तरीके से चेंजेस करना है, उस चेंजेस को देखिएगा। तो देखिए फटाक से इसको सीख लेते हैं। जब प्राथमिक एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो OH समूह अल्फा हाइड्रोजन से क्रिया करके जल बना लेता है। तो आपको क्या बनाना भाई, OH समूह जो एल्कोहल रहेगा, एल्कोहल जल बना करके निकल जाएगा और वहां कुछ आपका एल्कीन बन जाएगा। तो एल्कीन बनाने का जो नियम है वो क्या है भाई, सेटजैफ का नियम है। तो फटाक से सीख लेते हैं। यहाँ पर एल्कोहल ले लेना है, कार्बन कार्बन, और इस पर कहीं भी आप OH को लगा दें। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया भाई, OH को लगा दिया। इसकी बैलेंसी क्या भाई, सबकी बैलेंसी हाइड्रोजन होता है। कार्बन का सबसे अच्छा दोस्त का होता है भाई, हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पर हमने हाइड्रोजन लगा दिया। कुछ ऐसा ये दिख रहा भाई, ये भी बैलेंस से 4 बॉन्ड बना लिया, ये भी बैलेंस से 4 बॉन्ड बना लिया। अब इसकी क्रिया हमें किसकी उपस्थिति में करानी है, इसकी क्रिया कह रहा भाई H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री तापमान पर गर्म करना है। समझ पाए। तो यहाँ का क्या कह रहा है भाई, अल्फा OH जो है वो अल्फा हाइड्रोजन को लेकर के क्या हो जाएगा, पानी बना लेता है और पानी बना करके बगल हो जाता है, हट जाता है भाई। तो क्या हो जाएगा, H2O। देखना जरा यहाँ पर OHH, तो H2O क्या बन गया भाई, पानी बन गया। बचा क्या सर, यहाँ पर कार्बन और कार्बन बचा है
दोनों कार्बन को लिख लेते हैं। इस तरीके से आपके कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, एक और एक, दो हाइड्रोजन है, तो दोनों हाइड्रोजन को लगा देंगे। और यहाँ के कितने हाइड्रोजन है, यहाँ भी सर दो हाइड्रोजन है। तो अब क्या कार्बन बैलेंस है, तो कार्बन सर 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है भाई, 4 बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन तो यहाँ पर कितना बॉन्ड बनाया है भाई, 2 और 1 3, इसलिए यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लग जाएगा, तब जाकर के क्या होगा, बैलेंस होता है। और जब भी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगता है तो उसे कहते हैं एल्कीन। क्या बोलते हैं भाई, एल्कीन कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे, एल्कीन। ठीक है, तो एल्कोहल से जब भी आपको एल्कीन बनाना होगा, ठीक है, तो उसे क्या बोलना होगा, सेटजेफ का नियम लगा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आईपीएससी नाम भी आप कमेंट करके बताइए कि इसका आईपीएससी नाम क्या होगा। कार्बन कार्बन कितने हैं, 2 हैं, 2 कार्बन के लिए क्या, मैथ एथ, तो एथ हो जाएगा एथीन। ठीक है, तो समझ में आया। चलिए इसको डन करते हैं। इतना ही आपको एग्जाम में करना है, ये लैंग्वेज लिखनी है और ये रिएक्शन आपको कर देना है, सेटजेफ का नियम हो जाएगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाक से और बढ़ते हैं अपने तीसरे आईएमपी नियम के आगे। चलिए देखिए क्या है भाई, फैराडे का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप क्लास में पढ़े होंगे, आपको पता है भाई फैराडे के नियम वहां समझ नहीं आ रहा है, यहाँ आपको मिनटों में समझ में आ जाएगा कि फैराडे का जो नियम है, विद्युत अपघटन का जो नियम है, वो कितना इजी है, कितना आसान है और किस तरीके से एग्जाम में लिख के आना है। भाई समझ में आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैराडे का नियम क्या कहता है, इसमें 2 नियम होते हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम क्या बताएगा भाई, फैराडे का प्रथम नियम, इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन के दौरान इलेक्ट्रोडों पर, किस पर ध्यान दीजिएगा, यही हमारी इस नियम का सारांश है, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा या द्रव्यमान, ठीक है, कितना इकट्ठा हो रहा है, इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए कंटेनर ले रहे हैं, इसमें क्या भाई 2 इलेक्ट्रोड हैं, क्या भाई 2 इलेक्ट्रोड है, जिन पर क्या कर रहे हैं, आवेश को प्रवाहित कर रहे हैं, यानी उन पर क्या है, धारा का प्रवाह हो रहा है। जब धारा का प्रवाह होता है तो इसके अंदर जो भी विद्युत अपघट्य है उसके द्वारा इस पर क्या हो जाता भाई, इस पर ढेर सारे मटेरियल इकट्ठा होने लग जाते हैं। तो इलेक्ट्रोडों पर जितना मटेरियल इकट्ठा हो रहा है वो किसके बात पर समानुपाती करेगा, वो निर्भर करता है आपकी आवेश की मात्रा पर। जितना ज्यादा आवेश देंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रोडों पर ये इकट्ठा हो जाएगा, द्रव्यमान इकट्ठा हो जाएगा। इसलिए यहाँ नियम बना, इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन के दौरान इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है। जरा बताएं सर समानुपाती कैसे, तो द्रव्यमान को वेट कहते हैं, भार को क्या बोलते हैं, वेट। तो यहाँ किससे दिखाते हैं भाई, W से दिखाते हैं, या W को हटा करके आप M भी लिख सकते हैं। ये समानुपाती किसके, आवेश की, आवेश को दिखाते हैं भाई W Q से, किससे दिखाते हैं, आवेश को Q से दिखाते हैं। और यहाँ पर W प्रोपोर्शनल जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा Z, ठीक है, तुल्यांक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई Q, और यहाँ पर W बराबर Z ऐसे कैसे रहेगा, Q बराबर अपन लोग जानते हैं Q बराबर होता है IT, क्या होता है भाई, Q बराबर होता है IT, विद्युत धारा वाला चैप्टर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, IT हो जाएगा। इतना कर देना, प्रथम नियम आपका हो जाएगा। बोलो मक्खन हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल सर। तो ये फैराडे का प्रथम नियम था। इतना लिखेंगे, W प्रोपोर्शनल Q कर देंगे, जैसे प्रोपोर्शनल हटा तुरंत आपका तुल्यांकी भार आ गया, क्या भाई Z आ गया। समझ आया, इतना आपको एग्जाम में लिखना होता है। इसका दूसरा नियम फटाक से सीख लेते हैं भाई। दूसरा जो नियम है वो क्या भाई, फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि 2 या 2 से अधिक विद्युत अपघट्य में एक समान विद्युत धारा अगर प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो कांस्टेंट वैल्यू है उसके ऊपर निर्भर करेगी। देखिए यहाँ क्या कह रहा है भाई, 2 या 2 से अधिक विद्युत अपघट्य लेते हैं और उसमें एक समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसे उसमें प्राप्त पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। यानी कि यहाँ बता रहा है भाई कि हमने 2 कंटेनर ले लिया भाई, एक कंटेनर यहाँ ले लिया और इसी से जुड़ा दूसरा कंटेनर ले लिया, और इसमें जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रोड जो है कुछ इस प्रकार से हमने बना रखा है, और यहाँ का दूसरा जो इलेक्ट्रोड है वो यहाँ से जोड़ रखा है।
समझ पाए। अब यहाँ पर हमने क्या लगा दी भाई, यहाँ पर अपन लोग बैटरी को लगा दिए, यहाँ पर क्या लगा दिए भाई, बैटरी को लगा दिए। अब यहाँ पर अगर हमने बैटरी को लगा रखा है, यहाँ पर क्या लगा रखा भाई, बैटरी को लगा रखा है, वोल्ट को लगा रखा है, एक समान धारा इसमें भी प्रवाहित कर रहे हैं, एक समान धारा इसमें भी प्रवाहित कर रहे हैं, तो इस कंटेनर में जो विद्युत अपघट्य है इसका जो तुल्यांक भार है भाई वो कैसे होगा जरा देखिएगा। तो इसमें से जो अगर धारा का प्रवाह एक समान रूप से करते हैं तो इस पर जो माल इकट्ठा होगा ना, इस पर जो माल इकट्ठा होगा वो इसके मात्रा पर डिपेंड करता है, कितना इसका कांस्टेंट वैल्यू हो रहा है। तो देखिएगा इसका कह रहा है भाई, यदि दो या दो से अधिक विद्युत अपघट्य लेते हैं और उसमें एक समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें प्राप्त पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। तो इस पर जो माल इकट्ठा हुआ है एक के कारण क्या है भाई, W1 है, यह समानुपाती होगा किसके, E1 के। E1 किसको जनरेट कर रहा है भाई, रासायनिक तुल्यांक, ठीक है। ये एक बैटरी के लिए है, दूसरे विद्युत अपघट्य के लिए W2 कर लेंगे भाई, E2 कर दिखा सकते हैं। और अगर कुल के लिए निकाला चाहें तो क्या भाई, W बराबर यहाँ पर अपन प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, कैपिटल E लिख सकते हैं। ये आपको कर देना है, दूसरा नियम हो गया मक्खन, ठीक है। एग्जाम में आप इतना लिख दें और इतना कर दें चल जाएगा, डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, डायग्राम केवल हम आपको बना करके समझा रहे थे, ठीक है। इतना आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छे तरीके से। फैराडे का द्वितीय नियम और ये हुआ आपका फैराडे का प्रथम नियम था, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया भाई, चल बढ़ते हैं अपने चौथे नियम पर। चौथा नियम क्या भाई, मार्कोनी ऑफ नियम। क्या है, मार्कोनी ऑफ नियम बहुत ही आवश्यक रूल है भाई, क्योंकि इससे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। और ये सभी बच्चों की परेशानी होती है कि भाई H कहाँ जाएगा, H यहाँ जाएगा, एंटी मार्कोनी ऑफ रूल क्या है, मार्कोनी ऑफ रूल क्या है। तो फटाक से 1 मिनट के अंदर सीख लेते हैं कि मार्कोनी ऑफ रूल क्या है। तो देखिएगा मार्कोनी ऑफ नियम क्या कहता है, जब एल्कीन की क्रिया, किसकी क्रिया कराते हैं भाई, एल्कीन की क्रिया कराते हैं। जब एल्कीन की क्रिया HBr के साथ होती, भाई किसके साथ होती है, HBr के साथ कराते हैं, तो H वहां जाता है जहां H की संख्या क्या होती है भाई, ज्यादा होती है। बहुत सिंपल और सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ बहुत ही सिंपल हमने शब्द को लिखा है, H वहां जाता है जहां H की संख्या ज्यादा होती है। तो ले लेते एक एग्जाम्पल सर फटाक से, चलिए देखिए क्या है भाई, कार्बन कार्बन की चेन है कुछ इस प्रकार से, डबल बॉन्ड, क्योंकि एल्कीन कह रहा है ना किसके कारण होगा, एल्कीन। तो एल्कीन में क्या होता है भाई, डबल बॉन्ड लगा होता है। अब अगर इसकी क्रिया करानी है किसके साथ, HBr के साथ, ठीक है। तो HBr के साथ क्रिया कराएंगे तो H कहाँ जाएगा, पहले तो इसको बैलेंस करो। बैलेंस कैसे करते हैं सर, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और यहाँ कितना बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड बनाया है। एक बॉन्ड इधर हो गया तो कितना बचा है, 3, 1H 2H 3। तो इसको इकट्ठा करके ऐसे लिख दिया जाता है CH3। यहाँ कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है भाई, 2 इधर बनाया है, 1 इधर बनाया है, एक ही जगह खाली है तो अकेला H रहेगा, राइट। यहाँ कितना H है, 2 इधर बन गया, 2 जगह खाली है तो CH2। समझ पाए, ये क्या बन गया, मैथ एथ प्रोपीन। ये क्या भाई, किसका एग्जाम्पल है भाई, प्रोपीन, ठीक है, प्रोपीन। अब इस प्रोपीन में हाइड्रोब्रोमाइड को अगर क्रिया कराते हैं तो क्या होगा भैया, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, क्योंकि हम लगा रहे हैं कौन सा, मार्कोनी ऑफ रूल। नीचे लिख देंगे भाई, मार्कोनी ऑफ रूल लगा रहे हैं, ठीक है। तो मार्कोनी ऑफ रूल के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं भैया, H वहां जाएगा जहां H की संख्या ज्यादा होगी। और H कहां पर लागू होगा, H वहीं लागू होता है जहां कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, H कहां जाएगा, यहां पर आ जाएगा। और Br कहां जाएगा, जहां H की संख्या क्या भाई, कम है। तो फटाक से बन गया भाई, क्या हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH। और यहां पर क्या हो गया भाई, इसके पास कौन आया, Br आ गया, इसके पास कौन आया, Br आ गया। और यहां पर कार्बन के पास कौन आया, कार्बन के पास CH2 पहले से है, CH2 लगा दें। और इसके पास कौन आया भाई, इसके पास एक H और आ गया है, इसके पास कौन आ गया भाई, H और आ गया है। यहां से डबल बॉन्ड टूट गया है, यहां से एक बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तभी तो इसके पास जगह बचेगी, क्योंकि ये तो बैलेंस है भाई, जगह रहेगा तभी तो बाहर का कोई अटैक करेगा। तो यहाँ का एक बॉन्ड हटा दिए तो इसके पास एक लोग जुड़ सकते हैं और एक इसके पास जुड़ सकते हैं, जिसके तहत यहाँ Br आया, यहाँ H आ गया। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा गया भैया, मार्कोनी ऑफ
रूल। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर आपके एग्जाम में मार्कोनिकॉफ रूल आता है तो इतना कर देना अच्छे तरीके से, इसके शॉर्ट फटाक से 1 2 3। अब देखते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कैसे कहते हैं भाई, जब एल्कीन की क्रिया HBr के साथ कराते हैं तो H2O2 की उपस्थिति में, यहां ध्यान दीजिएगा, कब प्रति मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, कब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। अगर पेरोक्साइड है, H2O2 है, तो वहां पर कौन सा लागू होगा भैया, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लागू होगा। अगर पेरोक्साइड की उपस्थिति नहीं है तो वहां पर मार्कोनिकॉफ रूल ही लागू होता है। ठीक है, तो चलिए सीख लेते हैं। यहां पर कार्बन कार्बन की चेन बनाते हैं फटाफट, वही एग्जाम्पल, इसमें क्रिया कराते हैं सेम। बताइए कमेंट करके फटाक से। HBr किसकी उपस्थिति कह रहा भाई, H2O2 की उपस्थिति होना अनिवार्य। अगर ये लगा है तो यहाँ कौन सा रूल लगेगा भाई, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग जाएगा भाई, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग जाएगा। इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा भाई, CH3, यहाँ H, यहाँ कितना H हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। आप जल्दी से बताइए कहाँ पर H को आक्रमण कराते हैं, जहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बने होते हैं। तो यहाँ पर H वहाँ जाता है जहाँ H की संख्या क्या होती है भाई, कम होती है। तो प्रति मार्कोनिकॉफ रूल में याद करिएगा, H वहाँ जाता है जहाँ H की संख्या कम है, और Br वहाँ जाता है जहाँ H की संख्या ज्यादा होती है। तो यहां फटाक से बताइए क्या बन गया मटेरियल, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। ये था, यहां का एक डबल बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिया, जगह बना दिया। H यहां आ गया भाई, H कहां आ गया, यहां आ गया, और Br कहां गया, Br यहां पर आ गया। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन हो गया। ये क्या भाई, प्रोपीन है, नाम भी बता देते हैं आपको फटाफट, ये क्या है, प्रोपीन है। ठीक है, और यहाँ क्या बना है फटाक से बताइए, IPSC में बताइए क्या है, मैथ एथ प्रो, 3 कार्बन है, उससे पहले प्रतिस्थापी लगा है, तो ब्रोमो प्रोपेन क्या हो जाएगा भाई, ब्रोमो प्रोपेन 1 ब्रोमो प्रोपेन क्या बन गया भाई, 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो यहां पर क्या था भाई, प्रोपीन, किस तरीके से प्रोपीन की क्रिया हम HBr से करा करके 1 ब्रोमो प्रोपेन बना सकते हैं। तो ये आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन करके आता भाई, कैसे परिवर्तित करें। तो जब भी कैसे परिवर्तित करने में एल्कीन आएगा, तो एल्कीन को अगर हमें किस में ले जाना होगा भाई, सिंगल बॉन्ड में लेके जाना होगा, एल्कीन से एल्केन में जाना होगा, तो क्या लगाना होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और मार्कोनिकॉफ रूल को याद कर लीजिए, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा, समझ में आ गया। चलिए 1 2 3 और बढ़ते अपने आज के 5वें IMP क्वेश्चन है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये जो क्वेश्चन है ये फिक्स है कि आपको 4 मार्क्स दिला देगा। कितना मार्क्स दिला देगा भाई, 4 मार्क्स ये दिला देगा। राउल्ट का नियम पहला चैप्टर का पूरी जान है भाई, तो पहले चैप्टर का ये क्वेश्चन आपको आना ही आना चाहिए। तो फटाक से इसको सीख लेते हैं। क्या कह रहा भाई, राउल्ट का नियम, किसी शुद्ध विलायक, परिभाषा तो वैसे याद करा देंगे भाई, कंटेनर लेकर के। अभी आप जहां बैठे हैं वहां पर एक गिलास लीजिए और इसमें पानी डालिए, साफ शुद्ध है। ठीक है, अब पानी हमने डाल लिया सर, बिल्कुल आगे बताइए। उस पानी के अंदर आप चीनी को डालिए, चीनी हो आपके पास, नमक हो आपके पास, कुछ भी है ना, तो चीनी को डाल दिया सर। अब चीनी कैसा होता भाई, अवाष्पशील। चीनी को आप घंटों रखे रहेंगे धूप में, वो वाष्पन होकर के उड़ेगा नहीं, लेकिन पानी को रखोगे तो वो धीरे धीरे क्या होता है, वाष्पन हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, उड़ने लगता है ना। तो शुद्ध पानी लीजिए, उसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाइए, चीनी हो गया, नमक हो गया। जैसे ही उसको हमने उस कंटेनर में मिला दिया तो क्या हो गया भाई, उससे हमारा एक नियम बन के आ गया, राउल्ट सर का नियम, प्यारा सा नियम। तो फटाक से सीख लेते हैं भाई। क्या कहते हैं भाई, बना के इमेजिन कराते हैं आपको। मान लेते हैं हमने एक बर्तन ले लिया। अब इस बर्तन में अपन ने क्या किया भाई, इसमें हमने शुद्ध पानी भर दिया। क्या भर दिया, गिलास में शुद्ध पानी भर दिया। अब जो गिलास में हमने शुद्ध पानी भरा है उसका जो वाष्प दाब है, ठीक है, तो शुद्ध विलायक जो वाष्प दाब है उसे अपन लोग क्या कहते हैं, उसे अपन लोग यहाँ पर P0 से दिखाते हैं। उसे किसे दिखाते हैं भाई, P0 से दिखाते हैं। तो P0 को किससे प्रदर्शित करेंगे, ये है आपका शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक है भाई,
शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। तो जो आपने पानी अभी गिलास में भरा है, उस पानी का जो वाष्प दाब है उसे किससे डिनोट करेंगे? पी नॉट से, और उसे का नाम क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। विलयन के अंदर जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, और जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं। आपने चीनी को मिलाया, आपने नमक को मिलाया, वो क्या है? कम मात्रा में है, तो उसे विलय कहेंगे। और पानी आपका क्या भाई? ज्यादा है, तो पानी आपका क्या है? विलायक है। विलयन के अंदर जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा है उसे विलायक, और विलयन के अंदर जिस पदार्थ की मात्रा कम है उसे विलय कहते हैं। राइट सर, आ गया। अब जैसे ही इसके अंदर हमने क्या डाल दिया भाई? इसके अंदर अपन ने कहां से? बाहर से जो हमने नमक को मिलाया है, बाहर से हम किसी पदार्थ को मिला रहे हैं। कौन से पदार्थ को मिला रहे हैं? वही घर का नमक, NaCl। अब NaCl को जैसे ही इसमें हम मिला रहे हैं, विलयन बना रहे हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो यहाँ एक पदार्थ हो गया पानी, एक पदार्थ हो गया आपका NaCl। अब यहाँ NaCl को मिलाया तो यहाँ पर आपको NaCl के भी कुछ कण दिखाई पड़ने लगेंगे। तो यहाँ पर आपके नमक के भी कुछ कण दिखाई पड़ने लगेंगे। तो ये जो पानी बन गया आपका, नमक पानी का जो घोल बन गया भाई, उसमें अब उसको रखोगे धूप में तो उड़ेगा, लेकिन नमक नहीं उड़ेगा, पानी ही उड़ेगा। तो विलयन का वाष्प दाब जो होगा वो कैसे डिनोट करेंगे भाई? इससे एक सिंबल और आता है PS। क्या आता भाई? PS। और PS को कहते हैं विलयन के वाष्प दाब। विलयन का वाष्प, विलयन का वाष्प दाब। समझ पाए? तो ये क्या है? विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, PS इक्वल क्या हो गया? विलयन का वाष्प दाब हो गया। तो PS को किसे दिखाएंगे भाई? विलयन का वाष्प दाब। और P नॉट क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। तो ये क्या भाई? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। और क्या है? ये विलयन का वाष्प दाब है। अब यहाँ पर टोटल आपका पानी अलग रखेंगे तो पानी की जो उड़ने की प्रवृत्ति है वो अधिक होगी, और जब उसमें नमक मिला दिया गया तो उसको रख करके उसकी जो प्रवृत्ति है उड़ने की वाष्पन प्रक्रिया में, उसमें क्या चीजें हैं वही बताया गया भाई। तो यहाँ पर सिंपल सा यहाँ से बोला जाएगा, परिभाषा जो लिखा है ना, फटाक से याद करिएगा। देखिए, किसी शुद्ध विलायक में कोई आवासशील विलय को मिलाने पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन के बराबर, मोल प्रभाज जो उसका है मोल, ठीक है, जितना आपने मिलाया आपेक्षिक अवनमन के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मोल प्रभाज क्या होता है? मोल अंश। तो मोल अंश बोले या मोल प्रभाज बोले, ठीक है, फटाक से सीख लेते हैं। तो यहाँ पर एक क्वांटिटी मिलेगी आपको P0 माइनस PS। अगर P0 में, P0 क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब में से अगर विलयन के वाष्प दाब को घटा देते हैं तो इसे कहा गया है, इसे कहा गया है, फटाक से बताइए, इसे कहा गया है विलयन का अवनमन। इसे क्या कहा गया भाई? विलयन का अवनमन। इसे कहा गया विलयन का अवनमन। इसे क्या कहा गया भाई? विलयन का अवनमन। अब अगर विलयन के अवनमन में शुद्ध विलायक का भाग कर दें तो निकल करके आता है यहाँ पर आपेक्षिक, आपेक्षिक अवनमन। तो आपेक्षिक अवनमन समझते हैं क्या भाई? अगर विलयन के अवनमन में से, ठीक है, अगर शुद्ध विलायक का भाग कर दें, किसका भाग कर दें भाई? शुद्ध विलायक का भाग कर दें, तो ये जो क्वांटिटी निकल करके आती है इसको कहते हैं आपेक्षिक अवनमन। क्या बोलते हैं भाई? आपेक्षिक, आपेक्षिक अवनमन। इसे क्या बोले भाई? आपेक्षिक अवनमन। तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा कि विलयन के अवनमन में अगर शुद्ध विलायक के अवनमन क्या है भाई? विलयन के अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को विलयन के आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो ये क्या भाई? आपेक्षिक अवनमन आ गया। अब इस आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर है भाई? मोल विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। तो ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है? किसी शुद्ध विलायक में कोई आवासशील पदार्थ को घोलने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। तो ये बराबर हो जाएगा, फटाक से बताइए, ये बराबर हो जाएगा सर, ये आपका जो है ये बराबर हो जाएगा, ये फटाफट आपका बराबर हो जाएगा किसके? P0 माइनस PS अपान जो है P0, ये बराबर होगा विलय के मूल प्रभाज। विलय के मूल प्रभाज के जिसके लिए लिखते हैं उसको ऊपर, तो विलय को कैपिटल छोटा वाला N से लिखते हैं और विलयन का कुल तो कैपिटल N प्लस का स्मॉल n हो जाएगा। ये आपका आ गया फार्मूला,
ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। बट कुछ तो थोड़ी सी त्रुटि हो गई भाई। यहाँ पर क्या होता है, ये जो फार्मूला है इसमें राउल्ट सर ने क्या कर दिया भाई, संशोधन कर दिया, क्योंकि जो कमियां उनके उठ करके आई वो क्या होती है, जो उनकी सीमाएं हैं, अभी सीमाएं भी देखेंगे, तो सीमाएं जो हैं वो ये कहते हैं कि तनु विलयन के लिए लागू होता है, अधिक विलयन के लिए लागू नहीं होता है। तो तनु विलयन के लिए जो आपका स्मॉल एन है ना, इस एन का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर इसका मान 0 हो जाएगा तब क्या होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से और देखते हैं अगले पेज पर। भाई अब तक हमने ये प्राप्त किया है कि पी नॉट माइनस पी एस बटे में पी नॉट बराबर है एन अपान कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। अब यहां पर अगर तनु विलयन के लिए लागू करें, किसके लिए, तनु विलयन के लिए, तो तनु विलयन के लिए क्या हो जाएगा भाई, जो यहाँ पर क्या है n बराबर जो है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। विलयन में से टोटल वाला मत घटा देना, तो पी नॉट माइनस पी एस अपान का हो गया भाई पी नॉट बराबर स्मॉल एन अपान क्या हो जाएगा भाई, कैपिटल एन हो जाएगा। इस वाले एन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया तनु विलयन के लिए। तो ये जो फार्मूला आ गया यहाँ पर आपका, ये हुआ रियल आंसर। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जो हम न्यूमेरिकल लगाते हैं, न्यूमेरिकल लगाने के लिए इसे और चेंज किया जा सकता है, क्योंकि एन क्या है भाई, विलय के मूल अंश और कैपिटल एन क्या है, विलायक का मूल अंश। तो विलय के मूलों की संख्या क्या होती है, भार बटा अणुभार। तो फटाफट इसको चेंज कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस बटे में पी नॉट बराबर स्मॉल एन के लिए मोल क्या होगा, भार बटा अणुभार। तो भार क्या होगा, छोटा वाला डब्लू अपान छोटा वाला एम बटे क्या, इसके लिए कैपिटल लिखेंगे तो कैपिटल डब्लू बटा कैपिटल एम, राइट। ये चौथा बटा यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो आंसर क्या लिख देंगे भाई, आंसर लिख देंगे भाई पी नॉट माइनस पी एस बटे में पी नॉट बराबर हो जाएगा छोटा वाला W गुणे में बड़ा वाला M बटे में यहाँ जाएगा आपका छोटा वाला M गुणे में बड़ा वाला W। अब किसको क्या कहते हैं इसको भी बता दीजिए सर। तो फटाफट लिख लीजिए। नंबर 1 अब तक हमने यूज किया है पी नॉट, इसको अपन लोग बोलेंगे शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, राइट। और उसके बाद दूसरा हमने यूज किया है पी एस, जिसको हम लोग जान रहे हैं विलयन का अवनमन, विलयन का अवनमन है। तीसरा अपन लोग सिंबल यहाँ यूज किए हैं क्या, W। तो छोटा वाला जो W है वो विलय का भार है, वो क्या भाई, विलय का भार है, विलय का भार है। चौथा हमने क्वांटिटी यूज किया है बड़ा वाला W। तो बड़ा वाला W क्या है, विलायक का भार है भाई, विलायक का भार है। उसके बाद में पांचवी क्वांटिटी हमने यूज किया है छोटा वाला M। तो छोटा वाला M है विलय के अणुभार, विलय के अणुभार। उसके बाद यहाँ पर छठवां हमने यूज किया है कैपिटल M। कैपिटल M क्या है, विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार। ये क्या भाई, विलायक का अणुभार है। तो इस प्रकार से इस सारी चीजों का मतलब यहाँ पर हमने लिख लिया है। इतना आप कर दीजिएगा, पूरा आपका 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। समझ पाए। और यहाँ पर 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और राउल्ट सर की सीमाओं का भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिए। ये क्या है, राउल्ट सर की सीमाएं हैं, यह तनु विलयन के लिए लागू होता है, यह स्थिर ताप पर लागू होता है, यह आदर्श विलयन पर लागू होता है, अनादर्श विलयन पर लागू नहीं होता है, यह वैद्युत अपघट्य विलयन पर लागू नहीं होता है। जिस पर फैराडे का नियम लागू होता है उस पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वीडियो कैसा लगा बिल्कुल आप कमेंट करना, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ करके तभी जाइएगा और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।